स्मार्ट लड़की अभी अभी अपनी पढ़ाई पूरी करके अपने गांव वापस लौटी थी। उसने जब गांव के बच्चों को खेतों में काम करते हुए देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। इन मासूम बच्चों की तो अभी पढ़ने लिखने की उम्र है और ये यहाँ खेतों में काम कर रही है। ये तो हमारे आने वाले कल का भविष्य है। सोनम उन बच्चों के पास गई और उनसे बोली, हेलो बच्चों, इधर आओ। तुम खेतों में काम क्यों कर रहे हो? पढ़ाई लिखाई नहीं करते हो क्या? तभी उनमें से चिंटू नाम का एक बच्चा बोला, नहीं दीदी, हमारे गांव में कोई स्कूल ही नहीं है, इसलिए जमींदार के खेतों में काम करते हैं और अपने माँ बाप की मदद करते हैं। लेकिन अगर तुम पढ़ाई लिखाई करोगे तो तुम में से कोई कलेक्टर या अफसर या फिर नेता बनकर इस गांव में स्कूल खोल सकता है। तभी उनमें से एक लड़की जिसका नाम लिली था वो बोली, दीदी आप ये कैसी बातें कर रही हो? भला हम कलेक्टर या फिर अफसर कैसे बन सकते हैं? बच्चों, पढ़ लिख कर अफसर बनना कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि तुम में से कोई भी इस देश का प्रधानमंत्री तक बन सकता है। सोनम बच्चों को ये सब समझा रही थी कि तभी वहीं खड़ा जमींदार का खास आदमी, जो कि जमींदार का मुनीम था, वो सब कुछ सुन रहा था। सोनम को बच्चों को पढ़ने लिखने की सलाह देते देख मुनीम तुरंत भागकर जमींदार गिरधारी लाल के पास पहुंचा और बोला, जमींदार साहब, वो गौतम की बेटी सोनम शहर से पढ़ाई करके गांव वापस आ गई है। अरे तो मैं क्या करूं? उसके स्वागत में ढोल नगाड़े बजाऊं क्या? लेकिन जमींदार जी, दिक्कत वाली बात ये थी कि सोनम आपके खेतों में काम करने वाले बच्चों को भड़का रही थी। मुनीम के इतना बोलते ही कुर्सी पर बैठा जमींदार गिरधारी लाल खड़ा हो गया और उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। फिर शाम होते ही जमींदार गिरधारी लाल अपने कुछ आदमियों के साथ सीधा गौतम के घर पहुंच गया। तभी जमींदार का मुनीम गौतम को आवाज लगाते हुए बोला, अरे गौतम, घर पर हो क्या? देखो, तुमसे मिलने जमींदार साहब आए हैं। इतना सुनते ही गौतम घर से बाहर आया और जमींदार गिरधारी लाल के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। धन्य हो महाराज, जो आप हमारे घर पधारे। जमींदार जी, बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? गौतम, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? मुनीम जी ने बताया कि तुम्हारी बेटी सोनम गांव के बच्चों को मेरे खिलाफ भड़का रही है। जमींदार जी, भला मेरी बेटी को क्या मिलेगा गांव के बच्चों को भड़का कर? आप अपनी बेटी को बुलाइए, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। थोड़ी देर बाद गौतम की बेटी सोनम बाहर आई। जमींदार गिरधारी लाल को वहाँ देख सोनम थोड़ी हैरान हो गई। अरे जमींदार साहब, आप यहाँ? हाँ मैं, और मैंने सुना है तुम गांव के बच्चों को क्यों भड़का रही थी? जमींदार जी, मैं किसी को नहीं भड़का रही थी। मैं तो बच्चों को ये बता रही थी कि इतनी छोटी सी उम्र में काम करने की बजाय पढ़ाई लिखाई करो और इस गांव का नाम रोशन करो। इसमें मैंने क्या गलत कह दिया? तुम्हारी बात बिल्कुल सही है सोनम, लेकिन इस गांव में स्कूल ही नहीं है और तो और दूर दूर तक भी कोई स्कूल नहीं है। बच्चे आखिर कहाँ पढ़ेंगे? तो फिर इस गांव में स्कूल खुलवा दीजिए। आप तो इतने पैसे वाले हैं। क्या तुम क्या कह रही हो? शहर जाकर पढ़ लिख कर अपने आप को बहुत बड़ी समझने लगी हो क्या? जमींदार साहब, आपकी बातों से लगता है आप जानबूझकर गांव में स्कूल नहीं खोलना चाहते, जिससे बच्चे अनपढ़ रहेंगे तो गांव के सभी बच्चों से अपने खेतों में मजदूरी करा सको। क्यों, सही कहा ना मैंने? फिर आपकी जमींदारी धरी की धरी रह जाएगी। मेरा तो सपना है गांव के बच्चों को पढ़ा लिखा कर इस काबिल बनाना, ताकि वो आगे चलकर गांव के लिए कुछ कर सके। देख रहे हो ना गौतम, अपनी बेटी को कैसे मुझसे बदतमीजी से बात कर रही है। जमींदार साहब, सोनम आपसे बदतमीजी नहीं कर रही, वो तो बस आपकी बातों का जवाब दे रही है। चलो मुनीम जी, आज के बाद गौतम की या उसके परिवार की कोई मदद नहीं की जाएगी।
इतना कहकर जमींदार गिरधारी लाल अपने आदमियों को लेकर गुस्से में वहाँ से चला गया। वही रात में सोनम अपने माता पिता से बातचीत कर रही थी। माँ, बाबूजी, अगर आज के जमाने में भी इन बच्चों को पढ़ाया ना गया तो ये गांव पिछड़ा का पिछड़ा ही रहेगा। ना ही यहाँ पर किसी के माँ बाप पढ़े लिखे हैं और ना ही बच्चे, और आने वाली पीढ़ियाँ बस इस जमींदार की गुलामी ही करती रहेंगी। कल से मैं इन सभी बच्चों को मुफ्त में पढ़ाऊंगी। फिर अगले दिन सोनम ने एक पेड़ के नीचे सभी बच्चों को पढ़ने के लिए बुलाया। पहले दिन ही सोनम ने सभी बच्चों के माँ बाप को भी बुलाया और उन्हें समझाने लगी। मैं आप सभी माता पिता से एक बात कहना चाहती हूँ। आप सबको काम करना है तो आप लोग कीजिए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ने दीजिए। अगर ये सब बच्चे पढ़ लिख गए तो आपका जीवन सुधर जाएगा, लेकिन अगर ये बच्चे ऐसे ही काम करते रहे तो अभी के लिए तो ठीक है, लेकिन जिंदगी भर ये यही करते रहेंगे। ये सुनकर सभी बच्चों के माता पिता को बहुत खुशी हुई। बेटी, अगर तुम शहर से पढ़ाई करके नहीं आती तो हमारे अंदर ये समझ कभी नहीं आती। आज से हम लोग बहुत मेहनत करेंगे और अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। मैं सभी गांव के बच्चों को इसी पेड़ के नीचे पढ़ाऊंगी और मैं किसी से भी फीस के पैसे नहीं लूंगी। मैं चाहती हूँ ये पढ़ लिख कर आगे बढ़े और गांव का नाम रोशन करे। सोनम की बातें सुनकर उन बच्चों के माता पिता के अंदर भी आत्मविश्वास भर गया। उसके बाद सोनम गांव के बच्चों को हर रोज एक पेड़ के नीचे पढ़ाने लगी। लेकिन कुछ ही दिनों में जमींदार अपने कुछ आदमियों के साथ सोनम के पास आया और बोला, देख लड़की, ये जमीन मेरी है, तुम यहाँ बच्चे नहीं पढ़ा सकती। लेकिन जमींदार साहब, आपका ये डर देखकर बहुत अच्छा लगा। आपको यही डर है ना कि बच्चे पढ़ लिख गए तो आपकी जमींदारी खत्म हो जाएगी? तो ठीक है, मैं कोई और जगह देखती हूँ जहाँ मैं बच्चों को आराम से पढ़ा सकूँ बिना किसी रोक टोक के। फिर अगले दिन से सही जगह ना मिलने पर उन बच्चों की पढ़ाई बंद हो गई। खुद को बड़ी समझदार समझ रही थी, अब आई ना अकल ठिकाने। और अगर इन बच्चों को पढ़ने दिया तो कल को मुझे ही गांव से लात मारकर बाहर फेंक देंगे। जहाँ जमींदार गिरधारी लाल बहुत खुश हो रहा था, वहीं बेचारी सोनम उदास रंग बिरंगे फूलों के बगीचे में बैठी हुई थी। तभी सोनम ने जैसे ही एक फूल को हाथ लगाया तो अचानक से उस फूल से एक सुंदर सी परी निकलकर बाहर आई। कौन हो आप? मैं जमींदार की पत्नी हूँ। मैं भी अपने पति की तरह गांव वालों पर बहुत जुल्म करती थी, लेकिन मरने के बाद मेरी आत्मा को एहसास हुआ कि मैं बहुत गलत थी। इसलिए ऊपर वाले ने मुझे एक फूल बनने का श्राप दे दिया और प्रायश्चित करने के लिए ऊपर वाले ने मुझसे कहा कि जब कोई ऐसा इंसान तुम्हें छुएगा जो इस गांव का भला चाहता हो, तभी तुम्हारी मुक्ति होगी और उसके बाद तुम्हें उसकी मदद करनी पड़ेगी। तो आप मेरी मदद कैसे करेंगी? तुम इन सभी फूलों को इकट्ठा करके एक स्कूल बनाओगी। ऐसा कैसे हो सकता है? अरे सोनम, पहले के लोग घास फूस से ही झोपड़ी बनाकर रहा करते थे, तो तुम इन फूलों से स्कूल क्यों नहीं बना सकती? पहले तुम स्कूल बनाओ, फिर तुम मेरा चमत्कार देखना। सोनम पूरा दिन उन फूलों को इकट्ठा कर उसका एक बहुत सुंदर स्कूल बनाने लगी। पूरे दिन मेहनत करने के बाद एक सुंदर सा स्कूल रंग बिरंगे फूलों से बनकर तैयार हो गया। फिर अगले दिन से सोनम उन बच्चों को उसी स्कूल में पढ़ाने लगी। उस स्कूल को देखकर पूरा गांव हैरान हो गया। जब ये बात जमींदार गिरधारी लाल को पता चली तो वो बौखला गया। मुनीम जी, इस लड़की ने तो नाक में दम कर रखा है। इसने कैसे फूलों का स्कूल बना लिया? तुम मेरे साथ चलो और 1 घंटे में पूरा स्कूल गिरा दो। जमींदार और मुनीम जैसे ही अपने
अपने आदमियों को लेकर स्कूल गिराने पहुँचे, तभी वहाँ पर वही परी प्रकट हुई और बोली, रुक जाओ तुम सभी, मैं इस गांव के जमींदार की पत्नी थी और मैं भी गांव वालों पर बहुत जुल्म करती थी, लेकिन मेरे मरने पर ऊपर वाले ने मुझे मुक्ति नहीं दी। मेरे कर्मों की सजा मुझे मरने के बाद भुगतनी पड़ रही थी, लेकिन अब मैं परी बन चुकी हूँ। अब ऊपर वाले ने मुझे पश्चाताप का एक मौका दिया है। अब मैं सभी गांव वालों की मदद करूँगी, जिससे मुझे मुक्ति मिल सके। अब अगर कोई भी इस स्कूल को गिराने के मकसद से जैसे ही स्कूल को हाथ लगाएगा तो उसे जोरों का करंट लगेगा और वो बच नहीं पाएगा। इसलिए सभी स्कूल से दूर ही रहना, इसी में तुम सबकी भलाई है। ये सुनते ही मुनीम अपने साथ लाए हुए आदमियों को लेकर वहाँ से भाग खड़ा हुआ, लेकिन जमींदार बोला, अरे नहीं, हमें माफ कर दो। आज के बाद मैं कोई गलत काम नहीं करूँगा। मुझे भी तो कल मरना है। जमींदार की माफी मांगते ही परी को भी मुक्ति मिल जाती है। वहीं दूसरी ओर अब गांव के सारे बच्चे फूलों के स्कूल में पढ़ने लगे। उस दिन के बाद से जमींदार गिरधारी लाल ने कभी सोनम को परेशान नहीं किया और सोनम हंसी खुशी बच्चों को परी के जादुई फूलों के स्कूल में पढ़ाने लगी। हर बुरा रास्ता किसी अच्छे मोड़ का इंतजार करता है। बस कदम बढ़ाओ बेझिझक, मंजिल खुद ब खुद रास्ता दिखा देती है। एक गांव में उर्मिला नाम की औरत अपने परिवार के साथ रहा करती थी। उसके परिवार में उसका बड़ा बेटा हर्ष और छोटी बेटी पूनम थी। उसकी बेटी पूनम गांव में ब्यूटी पार्लर चलाया करती थी। एक दिन की बात है, जब उर्मिला सुबह सोकर उठती है तो वो देखती है कि उसकी बेटी कहीं बाहर जा रही है। पूनम बेटी, तुम इतनी जल्दी तैयार होकर आखिर कहाँ जा रही हो? अभी तो ब्यूटी पार्लर खोलने का भी टाइम नहीं हुआ। माँ, अब मैं ये गांव छोड़कर जा रही हूँ। मुझे इस गांव में अब नहीं रहना। बेटा, ये तू कैसी बातें कर रही है? तू हमारे साथ नहीं रहना चाहती क्या? तभी वहाँ पर पूनम का बड़ा भाई आ जाता है और वो बोलता है, पूनम, आखिर तुम माँ को बता क्यों नहीं देती कि ये गांव तुम छोड़कर क्यों जा रही हो, वो भी मेरे साथ? बताओ माँ को। उर्मिला अपने बेटे की तरफ देखकर बोलती है, बेटा, ये तुम दोनों कैसी बातें कर रहे हो? मैं सही कह रहा हूँ माँ, मुझे इस गांव में रहकर अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करनी। यहाँ के गांव वाले बहुत ही ज्यादा गवार हैं। मैं आपसे कितनी बार कह चुका था कि मुझे यहाँ पर नहीं रहना, लेकिन आप मेरी सुनती कहाँ हो? आप भी हमारे साथ चलिए माँ। लेकिन माँ, आप हमारी सुनती ही नहीं है। बेटा, ये गांव और ये घर छोड़कर मैं कैसे जा सकती हूँ? यहाँ पर मेरी यादें बसी हुई हैं। तो फिर ठीक है माँ, आप बस अपनी यादों के साथ यहीं पर रहिए। हमें यहाँ पर अब बिल्कुल नहीं रहना। भैया को पेरिस में जॉब मिल गई है और उनको वहाँ पर फ्लैट भी मिला है। अब मैं भैया के साथ ही रहूँगी। बेटा, अगर तुम दोनों यहाँ से चले जाओगे तो मैं यहाँ पर कैसे रहूँगी? मेरा खर्चा पानी कौन देखेगा? वो मुझे नहीं पता माँ। अगर आपको खर्चे पानी की इतनी ही चिंता है तो आप हमारे साथ क्यों नहीं चलती? अगर आपको नहीं जाना तो पूनम जो ब्यूटी पार्लर चला रही थी, अब से वो ब्यूटी पार्लर आप ही चला लेना। इतना कहने के बाद दोनों भाई बहन घर से चले जाते हैं। अगले ही दिन सुबह हो जाती है और उर्मिला मन ही मन सोचती है, आखिर ये बच्चे अपने आप को समझते क्या हैं? उनको क्या लगता है उनकी माँ अकेले नहीं रह सकती? शायद पूनम ये भूल गई थी कि उसे ब्यूटी पार्लर का कोर्स मैंने ही सिखाया था। मैं अब उससे भी बेहतर ब्यूटी पार्लर चलाऊंगी। इतना बोलकर उर्मिला ब्यूटी पार्लर चली जाती है। वहाँ पर लावण्या बाहर खड़ी हुई थी और वो पूनम का इंतजार कर रही थी। अरे माँ जी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? पूनम मैम कहाँ गई? वो आज नहीं आई क्या?
पूनम अपने भाई के साथ इस गांव को छोड़कर विदेश चली गई है। आज से मैं ही इस ब्यूटी पार्लर को संभालूंगी। क्या तुम्हें मेरे साथ काम करने से कोई दिक्कत है? नहीं माँ जी, मुझे तो सिर्फ अपनी सैलरी से मतलब है। ब्यूटी पार्लर आप चलाओ या आपकी बेटी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं। उर्मिला ब्यूटी पार्लर के अंदर चली जाती है। थोड़ी देर के बाद एक लड़की ब्यूटी पार्लर में आती है। अरे पूनम मैम कहाँ है? मुझे उनसे ही फेशियल करवाना है। पूनम मैम गांव छोड़कर चली गई है। तुम मुझे बताओ, आखिर तुम्हें क्या करवाना है? मुझे अपने चेहरे पर फेशियल मसाज करवाना है और मसाज बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मुझे आज एक पार्टी में जाना है। उर्मिला अपने हाथों से उस लड़की के चेहरे पर मसाज करने लगती है। जब फेशियल मसाज हो जाता है तो वो लड़की खुश होकर बोलती है, वाह माँ जी, आपके हाथों में तो जादू है, जादू। मेरा चेहरा कितना ज्यादा चमक रहा है। आप तो अपनी बेटी से भी कई ज्यादा अच्छा मसाज करती हैं। इतना कहने के बाद वो लड़की पैसे देकर वहाँ से चली जाती है। अगले ही दिन वो लड़की अपने साथ कुछ और लड़कियों को भी साथ लेकर आती है। माँ जी, आपको पता है कल जिस फंक्शन में मैं गई थी, वहाँ पर लोग मुझे घूर घूर के देखे जा रहे थे। जानती है क्यों? क्योंकि आपने मेरा फेशियल जो किया था, और मेरे फ्रेंड्स भी मुझसे जिद करने लगी कि वो आपसे ही मसाज करवाएंगी। उर्मिला सबका मसाज करने लगी। उर्मिला का ब्यूटी पार्लर अब पहले से भी अच्छा चलने लगा था। ऐसे ही दिन बीत रहे थे। एक दिन की बात है, उर्मिला के ब्यूटी पार्लर के आगे एक बड़ी सी कार आकर खड़ी हो जाती है। उस कार में से एक बड़ा बिजनेसमैन और एक लड़की निकलती है और वो दोनों ब्यूटी पार्लर के अंदर आ जाते हैं और वो आदमी उर्मिला से कहता है, मेरा नाम अभिराज है और मैं यहाँ का बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। कल मेरी बेटी की शादी है। मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छा मेकअप करती हो, तो प्लीज आप मेरी बेटी को सुंदर बना दो। ये तो मेरे लिए बहुत ज्यादा सौभाग्य की बात है जो आप मुझ पर विश्वास करके अपनी बेटी को यहाँ लेकर आए। मैं आपकी बेटी को इतना सुंदर बना दूंगी कि उस पर से किसी की नजर ही नहीं हटेगी। उर्मिला दिशा के चेहरे पर मसाज करने लगी। थोड़ी देर के बाद वो बिजनेसमैन और उसकी बेटी मसाज करवा कर वहाँ से चले गए। कुछ ही देर के बाद वही बिजनेसमैन अपने गुंडों के साथ वहाँ फिर आता है। ये तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। मैं तुम्हारा पार्लर हमेशा के लिए बंद करवा दूंगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? आखिर मैंने क्या किया है? कुछ देर पहले तो आप बहुत खुश थे। जब से मेरी बेटी तुमसे मसाज करवा के गई है, उसके चेहरे पर बहुत ज्यादा खुजली हो रही है। तुमने मेरी बेटी का पूरा चेहरा खराब कर दिया। कल मेरी बेटी की शादी है, कहीं लड़के वाले उसका चेहरा देखकर मना ना कर दे। इसलिए आज के बाद से तुम्हारा ब्यूटी पार्लर यहाँ नहीं चलेगा। इतना कहने के बाद उस बिजनेसमैन ने उर्मिला को उस ब्यूटी पार्लर से बाहर निकाल दिया और उसके ब्यूटी पार्लर पर ताला लगा दिया। बेचारी उर्मिला उदास मन से अपने घर पर वापस आ जाती है। तभी थोड़ी देर के बाद वहाँ पर लावण्या आ जाती है। माँ जी, आपका ब्यूटी पार्लर तो बंद हो गया। अब आप मेरी तनख्वाह मुझे दे दीजिए। बेटा, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? क्या तुम अपनी तनख्वाह कुछ दिन बाद नहीं ले लोगी? तुम्हारा क्या बिगड़ जाएगा? माँ जी, मुझे आपसे कोई मतलब नहीं। मुझे तो सिर्फ अपने पैसे चाहिए। लेकिन बेटा, मेरे पास अभी पैसे नहीं है। मैं तुम्हें पैसे कैसे दे पाऊंगी? मुझे ये सब पता ही था। अच्छा हुआ तेरे साथ बुढ़िया, जो तेरे बच्चे तुझे छोड़कर चले गए। लावण्या इतना कहकर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर के बाद लावण्या मुखिया के घर पहुँच जाती है।
आओ लावण्या आओ, मैंने तुमसे जो कहा था तुमने वही किया। अब मैं अपनी बेटी का ब्यूटी पार्लर खोल सकता हूँ और मैं तुम्हें वहाँ पर 2 गुनी तनख्वाह भी दूंगा। लेकिन मुखिया जी, उस बुढ़िया का कुछ करना होगा। मुझे नहीं लगता कि वो ऐसे चुप बैठेगी। तुम इस बात की चिंता मत करो, मैं सब कुछ संभाल लूँगा। अगले ही दिन मुखिया कुछ आदमियों को लेकर उर्मिला के घर पर चला जाता है और वो उर्मिला के घर पर आकर बोलता है, उर्मिला, तुमने हमारे गांव का नाम खराब किया है, इसीलिए तुम्हें ये गांव छोड़कर जाना होगा। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं मुखिया जी? मैं अपना गांव और घर छोड़कर कहाँ जाऊंगी? अब तुम यहाँ पर नहीं रुक सकती। तुमने बहुत बड़े बिजनेसमैन की लड़की का चेहरा खराब किया है। अगर तुम यहाँ और रही तो न जाने किस किस का चेहरा खराब करोगी। पर मुखिया जी, मैंने ये सब कुछ जानबूझकर नहीं किया। पता नहीं वो कैसे हुआ। अगर तुम सीधे तरीके से यहाँ से नहीं जाओगी तो हम और हमारे गांव वाले तुम्हें धक्के देकर यहाँ से बाहर निकाल देंगे। लेकिन मुखिया जी, मैं बूढ़ी औरत बेसहारा कहाँ जाऊंगी? मुझे इस बात से कोई मतलब नहीं, तुम बस यहाँ से निकल जाओ। बेचारी उर्मिला को मुखिया जी ने धक्के मारकर घर से ही बाहर निकाल दिया। बेचारी उर्मिला भूखी प्यासी एक नदी के किनारे जाकर बैठ जाती है। तभी एक अनजान औरत उर्मिला के पास आती है। मैं तुम्हें काफी देर से देख रही हूँ। आखिर तुम्हारे परिवार वाले कहाँ गए? उस औरत की हमदर्दी देखकर उर्मिला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। फिर वो रोते हुए अपनी सारी कहानी उस औरत को बता देती है। सुनो, अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। यहाँ से थोड़ी दूरी पर मेरा एक घर है और वहाँ पर एक ब्यूटी पार्लर भी है। वो एक सोने का ब्यूटी पार्लर है, लेकिन वो कुछ सालों से बंद है। तुम चाहो तो सोने के ब्यूटी पार्लर को दोबारा से चला सकती हो। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर जा रही हूँ। सब कुछ ठीक है, लेकिन आप मेरी इतनी मदद क्यों कर रही हैं? बस मुझे ये पता है, एक दूसरे की मदद करना ही सही होता है। लेकिन मेरे ऊपर अब कौन विश्वास करेगा, क्योंकि मेरा ब्यूटी पार्लर तो बंद हो गया और मुझे मेरे ही घर से निकाल दिया गया। और एक बार फिर से पार्लर नहीं, तुम ब्यूटी पार्लर तो खोलो। मेरे सोने के ब्यूटी पार्लर में जो क्रीम रखी है, फेशियल रखे हैं, बस तुम उसे ही यूज करना। उसके बाद तुम उस फेशियल का कमाल देखना। उर्मिला उस औरत पर विश्वास कर उस सोने के ब्यूटी पार्लर को चलाने के लिए तैयार हो जाती है और उस औरत के साथ उसके सोने की ब्यूटी पार्लर में चली जाती है। थोड़ी देर के बाद वो औरत उर्मिला को सब कुछ समझाकर वहाँ से चली जाती है। अगले ही दिन उर्मिला जब सोने का ब्यूटी पार्लर खोलती है, तभी वहाँ पर एक बूढ़ी औरत आती है। आइए अम्मा जी, क्या आपको अपनी बेटी का मसाज करवाना है? लेकिन आपके साथ तो कोई नजर ही नहीं आ रहा। अरे, ये कैसी बातें कर रही हो तुम? क्या एक बूढ़ी औरत मसाज नहीं करवा सकती क्या? मेरा तुम मसाज नहीं करोगी? मैं भी आजकल की लड़कियों से कम नहीं हूँ। बुढ़िया की बात मानकर उर्मिला थोड़ी देर के बाद उस बूढ़ी औरत का मसाज करने लगती है और मसाज करवाने की थोड़ी देर बाद ही वही बूढ़ी औरत जवान हो जाती है। अरे, ये क्या हुआ? मैं तो जवान हो गई। ये कैसे संभव है? ये तो मैं भी नहीं जानती कि आखिर ये सब कैसे हो गया। अब बूढ़ी औरत जवान हो चुकी थी। उसने ढेर सारे पैसे उर्मिला को दे दिए और वो बहुत खुश थी। उर्मिला भी बहुत खुश हो गई। अगले दिन उर्मिला को एक आइडिया आता है और वो अखबार में आर्टिकल छपवा देती है। उस आर्टिकल को देखते ही सभी औरतें उसके पास आती हैं, जो अपने घर में काम करने की वजह से खुद पर ध्यान नहीं दे पाती हैं। और कुछ दिनों बाद वही बिजनेसमैन अपनी बेटी को लेकर उर्मिला के सोने के ब्यूटी पार्लर में वापस आता है
और वो उर्मिला से माफी मांगता है और अपनी बेटी का उस जादुई फेशियल क्रीम से मसाज करने को कहता है। माफी मांगने के बाद उर्मिला उसका मसाज करती है। मसाज करने के बाद उसकी बेटी का चेहरा पहले की तरह ठीक हो जाता है। थोड़ी देर के बाद वही औरत उर्मिला के सामने आ जाती है जिसका ये सोने का ब्यूटी पार्लर था। उर्मिला उस औरत को धन्यवाद कहती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने मेरी इतनी मदद की। तुम मेरी अपनी भी नहीं थी, फिर भी तुमने मेरे बारे में इतना सोचा। तुम मुझे धन्यवाद मत कहो, मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही तो आई थी, लेकिन मैं एक साधारण इंसान नहीं हूँ। तभी थोड़ी देर बाद वो औरत एक परी के रूप में आ जाती है। मैं एक परी हूँ और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही यहाँ आई थी। मैं तुम्हारे बारे में सब जानती थी और मैं उन्हीं लोगों की मदद करती हूँ जो सच्चे होते हैं और मन के अच्छे होते हैं। मैं तुम्हें ये परियों का सोने का ब्यूटी पार्लर और ये जादुई फेशियल क्रीम दे रही हूँ जिससे तुम्हारी जिंदगी पूरी तरीके से बदल जाएगी और तुम हंसी खुशी से रहने लगोगी। उर्मिला परी का धन्यवाद करती है और परी का दिया हुआ सोने का ब्यूटी पार्लर वो बहुत ही अच्छे से चलाती है और हंसी खुशी से अपनी जिंदगी जीने लगती है। कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे जरूर लाइक करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।